आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना उसका नाम है टॉप 160 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज की क्लास को जब देखोगे ना सर तो आपका सिस्टम हिल जाएगा, क्योंकि ये क्लास जो है ना वो सिस्टम हिलाने वाला ही है। ठीक है सर, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था, पिछले साल हमने टोटल 110 सब्जेक्टिव करवाए थे और लगभग क्वेश्चन उसी से पूछा गया था मेरे दोस्त। लेकिन इस बार मामला है के पाठक का, तो इसीलिए हमें लगा ना सर कि नहीं, इस बार हम लोगों को भी टाइट होना पड़ेगा। और टाइट इतना होना है ना मेरे दोस्त कि अब की बार सफलता आपकी चेहरे पे चमकेगा। अब की बार मम्मी पापा के फिक्र को फक्र में बदलना है मेरे दोस्त। ठीक है सर, तो चलते हैं सर, आज की क्लास को कर देते हैं आगाज। और आज हमारा टॉप 160 सीरीज का ये दूसरा क्लास है। जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप 160 सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे जाना और प्लेलिस्ट में जाना तो इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है सर, बाकी चलते हैं, क्लास को कर देते हैं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले एक आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन जरूर पेश करनी चाहिए सर। कहता है ना कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही एक ऐसा चीज है जो ठोकर लगने के बाद आती है। इसीलिए हमने लाया आपके लिए मेरे दोस्त। कहता है ना कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक का हमने चर्चा किया था। पिछले क्लास में हमने सवाल नंबर 8 तक हमने चर्चा किया था। ठीक है, आज की क्लास में सवाल नंबर 9 से चर्चा करने वाले हैं सर। कहता है ना कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर ये सवाल लघु उत्तरीय में पूछेगा तो 3-3 अंतर बताना है। अगर ये सवाल दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा तो दोनों में 5-5 अंतर बताना है। ठीक है, आ जाना। हमसे क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है ना कि अवतल दर्पण, जरा मेरे साथ बोलो ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या है? निम्न अंतर है, बहुत सारे अंतर है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको अपना कॉपी में बीच में वो लाइन खींचना है और एक साइड आपको लिखना है अवतल दर्पण और दूसरा साइड आपको लिखना है उत्तल दर्पण। ठीक है, आ जाना। अवतल दर्पण का पहला एग्जाम्पल कहता है ना, अवतल दर्पण का पहला अंतर, अवतल दर्पण का देखो जो शेप होता है ना सर वो ऐसे होता है, मेरी बातों को समझना। अवतल दर्पण का शेप ऐसे होता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण का जो शेप होता है ना मेरे भाई ये ऐसे होता है। अब मेरी बातों को समझना, ऐसे जरा सोचना, ये अवतल दर्पण है। देखो ये अवतल दर्पण की ये वाला जो परावर्तक सतह है ना वो क्या है? ढसी है। क्या है? धसी है। लेकिन उत्तल दर्पण की जो ये वाला परावर्तक सतह है ना वो क्या है? उठी है। तो पहला अंतर कहता है कि इसका परावर्तक सतह धसी रहती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है वो कैसी रहती है? तो धसी रहती है। लेकिन इसका परावर्तक सतह उभरी रहती है, और उभरी का मतलब होता है उठी रहती है। हमने क्या बोला है कि इसका परावर्तक सतह उभरी रहती है और उभरी का मतलब होता है उठी रहती है। ठीक है, आ जाना। इसका फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक किरणों की कटान से बनती है मेरे दोस्त। ठीक है, हम तो सर इतना डीपली तरीका से बातें नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो आपको पूरा डीपली तरीका से बातें करेंगे। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों तक जरा शेयर कर देना और लाइक करके सर शेयर कर देना। आ जाना। इसका फोकस कैसी होती है सर? तो इसका फोकस वास्तविक होता है। लेकिन उत्तल का फोकस कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। हमने क्या बोला है कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। फिर कहता है यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब निर्माण करता है। अच्छा, कहा है ना सर कि यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करता है। इसमें थोड़ा सा आप इसमें जोड़ लेना। ठीक है, यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, इसमें जोड़ लेना
कि यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर लिखना, या फिर ऐसे लिख लेना कि यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, बस यहाँ पे प्रतिबिंब जोड़ लेना, ठीक है। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, आ जाना। यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है, यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। उत्तल दर्पण जो है वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है सर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? आते हैं आगे थोड़ा सा सर, अंतर नंबर 4 की तरफ आना। कहता है ना जी कि इसके द्वारा, किसके द्वारा? तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है, छोटा होता है और बराबर होता है। यानी कहने का सेंस है कि अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, तो वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर आकार का भी बनता है अवतल दर्पण में। क्योंकि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे अवतल दर्पण में, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनाता है और वस्तु के बराबर साइज का बनाता है। तो इसीलिए मेरे दोस्त अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो तीनों तरह का बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो तीनों तरह का बनता है। पहला, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर आकार का भी बनता है। तो हमने यही लिखा सर, हमने यही लिखा है कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा या बराबर होता है, ठीक है। आ जाना, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण में किसमें उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण में जो होता है मेरे दोस्त, वो वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर आकार का भी प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अगला कहता है कि इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण? अभिसारी दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। हमने क्या बोला सर कि उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। एक बार जरा मेरे साथ आना और इसको हम लोग पूरा अच्छी तरीका से बोलते हैं। सबसे पहले बोला कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करिए। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्न अंतर है, बहुत सारे अंतर है, लेकिन एक साइड आपको अवतल लिखना है, दूसरी साइड आपको उत्तल लिखना है। पहला अंतर, अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो क्या होती है? धसी होती है। हाँ, इसका परावर्तक सतह देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सर कि इसका परावर्तक सतह क्या रहता है? धसी रहती है। लेकिन अब तुम जरा मेरे साथ बोलो कि इसका परावर्तक सतह क्या होती है? तो इसका परावर्तक सतह उभरी रहती है। कहता है इसका फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। अच्छा, यह काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है। मतलब अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, लेकिन उत्तल दर्पण में यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक है, आ जाना, इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। देखो कहता है सर क्या, अच्छा इधर है, कहता है क्या कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा और बराबर होता है। मतलब अवतल दर्पण में तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, एगो वस्तु के बराबर साइज का, एगो वस्तु से छोटा, एगो वस्तु के बड़ा। ठीक है सर, तो बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है हमेशा। ठीक है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं सर सवाल नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा है मजेदार मेरे भाई। फ्लेमिंग के वामा हस्त नियम, आपको पता है कि ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है मेरे दोस्त। तभी तो कहता है ना कि तेरी आंखों में
मेरा चेहरा दिखता है। आ जाना सर। देखो अच्छा, एक बातें मैं बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ये सब सारा सब्जेक्टिव जो है ना सर, वो आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना होगा मेरे दोस्त। हाँ, क्योंकि सर जब हम यहाँ पे पढ़ा देते हैं और आप एक बार लिख लीजिएगा ना खुद से, तो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाएगा सर। ठीक है। हाँ, और आप लोग सर, एक चीज़ मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, हमारी मतलब हमारा वीडियो को आप लोग कैसे देखते हैं, ज़रा इसका एक वीडियो बना करके ना मेरे नंबर पे भेज देना। ठीक है सर, आ जाना। ऐसे आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी भेज सकते हैं। ऐसे एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, ये सब्जेक्टिव का पीडीएफ नहीं, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिलता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का मैं नाम बता देना चाहता हूँ, आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा और टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार। जैसे संदीप कुमार ऑफिशियल, संदीप कुमार ऑफिशियल जब टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना, तो मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी बात, मेरा सर टेलीग्राम आईडी को जाकर के फॉलो कर लेना। ठीक है, क्या कर लेना, फॉलो कर लेना। ठीक है, संदीप-1842 ठीक है। अब मेरी बातों को सुनना सर, जो लोग पढ़ाई किस तरह से करते हैं उसका वीडियो बना करके ना मेरे दोस्त, और मेरा नोट्स, खास करके जो मेरा नोट्स जो लोग लिए हैं ना, उसमें क्या क्या खासियत है उसका भी आप लोग एक वीडियो बना करके जरूर भेज दीजिएगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे वो वीडियो भेज दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप ये नंबर पे भेज दीजिएगा 7295-047-33-7। ठीक है, चलो सर, आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। कहता है ना, मेरी दुनिया तो औरों की दुनिया से अलग है। आ जाना सर। कहता है ना कि फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम क्या है, तैयार हो जाना। कहता है ना सर कि फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम, कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मेरी बातों को समझना। अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियां इस प्रकार से परस्पर फैलाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है सर। हाँ, अब आना मेरी बातों को। हाँ, ऐसे फैलाएंगे। हमसे क्या पूछा है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और माध्यमा, ये अंगूठा, ये तर्जनी है और ये माध्यमा है, ये तीनों परस्पर क्या है, लंबवत है। जब तीनों परस्पर लंबवत है, लंबवत रहे, तो इस स्थिति में ये तर्जनी जो है मेरे दोस्त, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ये तर्जनी देखो, ये वाला जो तर्जनी है ना सर, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और आ जाना, क्षेत्र की दिशा और माध्यमा धारा को बताता है। ये वाला जो माध्यमा है वो धारा को बताता है, और ये अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाली बल की दिशा को बताता है सर। ठीक है, यही हमने यहाँ पे बोला है। ठीक है, और ये वाला फैला देना। ठीक है, तो एगो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, एगो धारा की दिशा को बताता है, और तीसरा जो है वो हमारा बल की दिशा को बताता है। ठीक है सर, हमने क्या बोला है कि फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम को लिखे। तो जब कहेगा कि फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम को लिखे, तो कहेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, इस स्थिति में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करेगा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मेरी बातों को समझ गया ना सर? और ये तीनों नीचे लिख लेना। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। ये 11 नंबर सवाल का कहत है जी, कहता है ना सर कि विद्युत आवेश क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। हमसे पूछा विद्युत आवेश क्या है, इसका SI मात्रक होता है कूलम्ब। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बातें बता देना चाहता हूं सर, हम आपको क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ को छोड़कर, क्योंकि मैथ पढ़ाने वाला चीज़ें तो हम आपको डेली पढ़ा ही रहे हैं, सुबह को 7 बजे, शाम को 6 बजे। तो आप लोग वहाँ से पढ़िए सर, क्योंकि अगर हम मैथ से पैसा आप लोग नोट से ठग लेते हैं तो ये बहुत बुरी बात है सर। ठीक है, आ जाना। हमने क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का PDF, चाहे हिंदी बुक हो, चाहे ग्रामर हो, इंग्लिश बुक हो, चाहे ग्रामर हो, संस्कृत हो, चाहे संस्कृत, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर से मिल आता है। ठीक है, चाहे SST का सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो,
वो ऑल सब्जेक्ट का हमने पीडीएफ नोट्स वो भी हमने चैप्टर वाइज बनाया है, जिसको बनाने में सर हमने 5 महीना अपनी आंखों को झोंका है आपके नोट्स में। बच्चे लोग नोट्स लेकर के इतना अच्छे फीडबैक दे रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं मेरे दोस्त, ठीक है। जिन किन्हीं को वो नोट्स चाहिए ना सर, तो उनका प्राइस अभी 299 रुपया, लेकिन उसको हटा करके मात्र 199 रुपया लग रहा है, ठीक है। जिन किसी को लेना है तो वो नोट्स को लेने के लिए आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295074337। आपको उसी नंबर पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, अगर आप खुद से नहीं चलाते हैं तो आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। अपने भैया से, भाभी से, साली तो नहीं होगी, किसी से भी आप लोग पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको यही 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है और मैसेज में कर देना है कि मुझे 10th का नोट्स चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास सारे नोट्स भेज दिया जाएगा, 1 मिनट के अंदर में। फिर आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। और दूसरी बात सर, आप इस पर ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि स्टाफ मेरे पास एक रहता है, वो बेचारा हमेशा बेचैन रहता है। आप भेज दीजिएगा, आपको 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप 3रा मिनट में कॉल कर लीजिएगा। धन्य हो। आ जाना सर। आते हैं हम लोग अपनी दुनिया में। कहता है ना सर कि विद्युत आवेश क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होना ही विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होना ही विद्युत आवेश कहलाता है। हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है ना कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। हमसे पूछा कि यह कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश होते हैं, दूसरा ऋणावेश होते हैं। हमने क्या बोला है कि विद्युत आवेश क्या है, तो कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। ठीक है सर, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 का कहत है जी, सवाल नंबर 12 कहता है कि हम चल जाएंगे घारा। आए सर, ये सवाल नंबर 12 को बताने से पहले आपको ये बताना हो कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो आप चाहे इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो, लेकिन सर आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। बुरा लग रहा है तो बुरे कमेंट करना मेरे दोस्त, अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छे कमेंट करना, क्योंकि संदीप कुमार आप सभी की बातों को सुनना चाहता है। आ जाना सर। कहता है ना मेरे दोस्त कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। कौन दृष्टि दोष? कहता है ना सर कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, क्या है? इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं। मेरी बातों को समझना, ये दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। दीर्घ चाहे बोले चाहे, इसी को हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ये दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर किससे किया जाता है, हमको यही बताना है। पहले मेरी बातों को ये समझना कि दीर्घ दृष्टि कब होता है। दीर्घ दृष्टि तब होगा जब इंसान को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा और दूर की वस्तु दिखाई देगा, तो वैसे केस में उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। हमने क्या बोला जी? हमने बोला है ना कि जब इंसान को निकट की वस्तु दिखाई ना दे, सफा चट। हाँ, जब इंसान को निकट की वस्तु दिखाई ना दे और दूर की वस्तु दिखाई दे, तो वैसे केस में उस इंसान के आंख में दीर्घ दृष्टि दोष हो गया कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाना सर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है सर। अब कहेगा कि दीर्घ दृष्टि दोष को खत्म किससे किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है उत्तल लेंस से। किस लेंस से खत्म किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष को? तो उत्तल लेंस से खत्म किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं सर हम लोग क्लास की दुनिया में आते हैं। क्या कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस प्रकार का लेंस को उपयोग करते हैं। कहता है ना कि नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आंख का लेंस नजदीक को वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है। अच्छा,
जब नेत्र लेंस का गोला जो होता है सर वो छोटा हो जाता है तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनाने लगता है। हमने यही बात यहाँ पे लिखा है कि नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आँख का लेंस नज़दीक की वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है, इसलिए आँख नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है। जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, हमने क्या बोला है भाई, सुना ना तू, हमने क्या बोला कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, और जब नेत्र गोलक होगा छोटा तो हमारी आँख जो है उस वस्तु, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे बनाने लगेगा, और जब रेटिना के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने लगेगा तो वैसे केस में वो इंसान नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाएगा, है ना। यही लिखा है कि नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाती है, लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाती है। इस दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हमसे यही पूछा है कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है, हमसे यही पूछा है। तो कहता है ना कि नेत्र गोलक छोटा होने के कारण, नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है, और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है तो वैसे केस में वो वस्तु, वैसे केस में उस इंसान को, जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाएगा तो वैसे केस में उस इंसान को नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जब नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसी दोष को तो क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष, और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है, आ जाना। हमने बोला है कि नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आँख का लेंस नज़दीक की वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनाता है, इसलिए आँख नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाती है। इस दृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज कर लेना, फिर लिखना कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। हमने बोला है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। जब किसी इंसान के आंख में हो जाए दीर्घ दृष्टि दोष तो वैसे केस में उस इंसान को नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देगा। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 में होगा फेरा, क्योंकि सवाल है फेरा वाला कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आ जाना सर। कहता है ना कि आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे होती है। मेरी बातों को समझना कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है और कैसे होती है, हमें ये बताना है सर। अब मेरी बातों को सुनना। कहता है ना कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। हमें पूछा है कि आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। हो गया यहाँ तक। अब हमसे पूछा है कि तथा कैसे होता है। यहाँ तक का तो आंसर मिल गया, लेकिन अब पूछा है कि कैसे होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगा तो थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन होता है जो शरीर में सही तरीक़ा से स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। जब थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो थायराइड ग्रंथि का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। शरीर इस अवस्था को घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। जब शरीर में सूजन हो जाएगा तो हम लोग इस अवस्था को घेंघा रोग के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हमने क्या बोला है कि आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे होती है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे
थायराइड ग्रंथि का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है और शरीर की इस अवस्था को हम लोग कहते हैं घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। चलो सर, आते हैं हम लोग सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर 14 की तरफ। ये 14 नंबर सवाल का कहत है जी, सवाल नंबर 14 कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाना सर, नहीं बाबा ना, मेरा चेहरा ना दिखे के चाहिए रे। हाँ, हम लोग आते हैं सवाल की दुनिया। धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग बताएं। दो उपयोग धोवन सोडा का बताना है और दो उपयोग बेकिंग सोडा का बताना है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आखिरकार में धोवन सोडा और बेकिंग सोडा होता क्या है। अच्छा हाँ, सबको कमेंट करना पड़ेगा सर कि धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है। धोवन सोडा का सूत्र, धोवन सोडा का सूत्र आपको कमेंट करना है सर, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। जिनका सही कमेंट रहेगा उनको अगला वीडियो में नाम लेंगे। और बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, अपने बुक से देख करके भी कमेंट करो, लेकिन जल्दी से जल्दी करो। इसी के वजह से हो सकता है आप दो चीज़ याद कर लीजिएगा, और ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है सर, ठीक है। आइएगा, कहता है कि धोवन सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग को बताएं। आ जाना, सबसे पहले आपको धोवन सोडा का दो उपयोग बताना है। तो धोवन सोडा का पहला उपयोग जो होता है वो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में होता है। धोवन सोडा का पहला जो उपयोग होता है वो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। दूसरा, घरों की साफ सफाई में होता है। हमसे पूछा है धोवन सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग बताएं। तो धोवन सोडा का पहला दो उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, घरों की साफ सफाई में, ठीक है। आ जाना, फिर हमसे पूछा है बेकिंग सोडा के दो उपयोग को बताएं। तो बेकिंग सोडा का दो उपयोग हमें बताना है। पहला, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा का जो उपयोग किया जाता है वो हमारा किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका यूज किया जाता है। तो हमने क्या बोला है आपको मेरे दोस्त कि धोवन सोडा और बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग को बताएं। धोवन सोडा का पहला दो उपयोग जल की, बोलो मेरे साथ बोलो, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, घरों की साफ सफाई में। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने में, और सोडा अम्ल एवं अग्निशामक में किया जाता है। चलो आते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर सवाल क्या कहत है जी? सवाल कहता है ना कि अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अरे रे बाबा रे, ये सवाल शायद हम पढ़ाए हैं। शेयर करोगे ना? लाइक करोगे कि नहीं करोगे? थैंक यू। आ जाना सर। देखो हमने क्या बोला है, कहता है ना कि अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। कितना लोग कह रहा हो कि सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, लेकिन ये सवाल आपसे दीर्घोत्तरीय में कभी कभी पूछ देता है और कभी कभी लघुत्तरीय में पूछ देगा। अगर ये सवाल लघुत्तरीय में पूछेगा तो इसका 3-3 अंतर बताना है। अगर ये सवाल दीर्घोत्तरीय में पूछेगा तो दोनों में 5-5 अंतर बताना है, ठीक है सर। आ जाना, कहता है कि अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। कहता है कि अम्ल और क्षारक में निम्न अंतर है, अम्ल और क्षारक में बहुत सारे अंतर है, ठीक है। आ जाना, आपको बीच में वो लाइन देना है और एक साइड आपको अम्ल लिखना है और दूसरे साइड आपको क्या लिखना है? तो दूसरे साइड आपको क्षारक लिखना है, ठीक है। आ जाना, कहता है क्या कि इसका स्वाद खट्टा होता है। किसका स्वाद? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। हाँ, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन इसका स्वाद खारा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन इसका स्वाद खारा होता है। आ जाना, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, लेकिन क्षारक जो है वो मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल जो है वो मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है और क्षारक जो है वो मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। आ जाना, यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो लाल कर देता है। ये ऑब्जेक्टिवों में पूछता है जी। हाँ, अरे पूछता है ना जी, हम बोले ना जी कि पूछता है। हाँ, पूछता है तो पूछता है जी। हाँ, आ जाना, कहेगा नीले को करेगा लाल तो कहलाएगा अम्ल,
और लाल को करेगा नीला तो कहलाएगा क्षारक, नीले को करेगा लाल तो कहलाएगा अम्ल, और लाल को करेगा नीला तो कहलाएगा क्षारक। आ जाना सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। हमने पहला क्या बोला है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद बोलो बोलो बाबा बोलो रे खारा होता है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को कैसा करता है तो लाल करता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है सर, आ जाना। अब आना अंतर नंबर 4 और 5 की तरफ। ठीक है सर, आ जाओ अंतर नंबर 4 और 5 की तरफ आना। हाँ, 4 और 5 की तरफ आना, थोड़ा सा और ऊंचा करते हैं। आ जाओ, कहता है कि यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। अम्ल जो है वो जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन H+ देता है, यह जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड OH- आयन देता है। अम्ल जो है वो जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन H+ देता है, यह जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है। ठीक है, आ जाना। 6 को कर दिए हैं। यह क्षारक का उदासीन कर देता है। अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन कर देता है, लेकिन क्षारक जो है वो अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल कहता है कि जब हम तुम्हारे घर में चोरी करेंगे, तो क्षारक कहता है कि हम तो घर छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। तो अम्ल जो है वो क्षारक को उदासीन करता है, लेकिन क्षारक भी है वो अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल का pH मान 7 से क्या होता है कम होता है, लेकिन क्षारक का pH मान 7 से क्या होता है अधिक होता है। और उदासीन का pH मान 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। हाँ ठीक है सर, आ जाना। एक बार मेरे साथ आना और सब कोई बोलेगा मेरे साथ, बोलो जल्दी बोलना, जहाँ पे बैठे हो वहीं से बोलना। कितना लोग बाथरूम में होगा, अरे दैया वहाँ से बोलो न रे। आ जाना। कहता है अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अम्ल और क्षारक में निम्न अंतर है। एक साइड अम्ल लिखना, दूसरे साइड क्षारक लिखना। कहता है इसका स्वाद खट्टा होता है इसका स्वाद खारा होता है। यह मेथिल ऑरेंज को लाल करता है, यह मेथिल ऑरेंज को पीला करता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, यह नीले लिटमस पत्र को नीला करता है। आ जाना। यह जल में विलय होकर के हाइड्रोजन आयन H+ देता है, ये जल में विलय होकर के हाइड्रोक्साइड OH- आयन देता है। यह क्षारक को उदासीन करता है, यह अम्ल को उदासीन करता है। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। अब आना सवाल नंबर कितना 16 की तरफ। आज की क्लास का अंतिम सवाल। पहले ये बताओ कि ये क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा ना सर तो सबको ही अपने अपने व्हाट्सअप के स्टोरी में लगा करके अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है सर, आ जाना। और चैनल पे जो भी लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना सर। आ जाना। कहता है क्या सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग को लिखे। अरे बाबा रे बाबा, रुको रुको, पहले आप लोग ये बताओ कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। सब कोई कमेंट करेगा रे मेरे भाई। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। हमसे पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग को लिखे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निम्न उपयोग है। 2 ही उपयोग नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे उपयोग है, लेकिन पहला उपयोग, इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग खिलौना, सजावट के सामानों या फिर मूर्तियों इत्यादि में किया जाता है। जो भी खिलौना बनता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। सजावट के सामानों में बर्थडे उड्डे दुनियादारी के सजावट का जो सामान आता है ना, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। हम लोग जो मूर्ति बनाते हैं उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो हमसे यही पूछा है सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग बताएं। तो पहला उपयोग, इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग खिलौना, सजावट के सामानों एवं मूर्तियों में इत्यादि में किया जाता है। अब बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास अगर आपको अच्छा लगा ना मेरे दोस्त तो अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप सही चीज़ों को पढ़ सके और सही जगह पहुंच सके। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी हम मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। फिर हम शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे आपके वेलकम करने के लिए तैनात रहेंगे संदीप कुमार। ठीक है सर, बाकी थैंक यू, लव यू।